प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास की क्लास नंबर तीसरी है और इसमें हम जानने वाले सिंधु घाटी सभ्यता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी मैंने इस क्लास में जो है रखा है। क्लास के अंत तक बने रहे। साथ ही साथ जो है ये जो कक्षाएं मैं चला रहा हूं आपके लिए, इतिहास महत्वपूर्ण जो विषय है, ये आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, वनडे एग्जाम या सेंट्रल का कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे विषय से, जैसे टॉपिक से आपसे प्रश्न बनते हैं। और इतिहास तो हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ध्यान रखना, इतिहास अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आपको यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। यहां पर सबसे पहले यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई भारत में पुरातत्व स्थलों की खोज का कार्य कौन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में पुरातात्विक स्थलों की खोज का कार्य संस्कृति मंत्रालय, मोस्ट टाइम पे किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यह भी याद कर लेना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह याद करना है किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है। दूसरी बात यह है कि जो आपका भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसीलिए कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रहे इस बात का कि इस विभाग का जो है गठन कब किया गया था? 1861 में किया गया था। भारत में जब रेल की पटरियां बिछाने का कार्य जोरों शोरों पर था, जब कराची और लाहौर के मध्य जब पटरी का कार्य चल रहा था, तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में क्या है जानकारी हमको मिली थी। तो भैया ध्यान रखना, खोजबीन का कार्य उस समय प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन उसके लिए एक विभाग बनाया गया था। कौन सा? कि पुरातत्व विभाग। और उस पुरातत्व विभाग के जो है कह सकता हूं मैं जन्मदाता कौन है? भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे बोलते हैं हम? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। चलो अब यहां पे लिखा हुआ भैया बहुत अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको करवाने वाला हूं, बिल्कुल तैयार रहना इसके लिए। क्या लिखा हुआ? विश्व की पहली सभ्यता, ध्यान रखना, विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुमेरियन की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो किस नदी के तट पर स्थित है? यह लिखा हुआ दजला और फरात। इम्प्रेट्स और जो टिग्री जो नदियां हैं इराक में, उस नदियों के माध्यम से किससे क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात। आगे बढ़ते हैं। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। मिस्र को क्या कहा जाता है भैया? नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है ना, या मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है, ये सही रहेगा। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है कि नील नदी को मिस्र का वरदान, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। भैया ध्यान रखना, आ गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। बिल्कुल इसमें एक जो फैक्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक विकसित सभ्यता। ध्यान रहे इस बात का। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता की अगर बात करते तो एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये आपसे प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा काल की समकालीन सभ्यता थी? तो भैया आपको उपरोक्त तो सभी नीचे आ जाएगा, बाकी चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता ऑप्शन आएगा, तो आपको एक ना लगाते हुए चारों उपरोक्त तो सभी लगा देना है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने इसको देख लिया है। अगला हम इसको देखेंगे आगे। अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे लिए क्या है? इतिहास के बारे में और कुछ जानकारी हमको दे रखी है। इतिहास के बारे में क्या जानकारी दे रखी है कि इतिहास के दृष्टिकोण से आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें मनुष्य लिख तो सकता था, लेकिन जो है वो आज तक पढ़ा नहीं गया है। मनुष्य ने लिखा जरूर था। देखो ध्यान से सुनना, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त तो हुई है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था कि भैया पाषाण काल में किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिले थे, लेकिन हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमको लिखित साक्ष्य अवश्य मिले थे, लेकिन उसे पढ़ने में आज तक भी कोई भी
भी सफल नहीं हो पाया है, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबा मोस्ट एंड सुपर आईएमपी और टीन, तांबा और टीन का मिश्रण ही क्या कहलाता है बच्चों? कांसा कहलाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ओलंपिक में कांस्य पदक तीसरे नंबर का पदक है। मिश्रण से बने कांसे का उपयोग वृहद स्तर पर देखने को मिलता है, इसलिए इस ये सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अगली क्लास की ओर, अगले बिंदु की ओर। क्या कहता है आपका अगला बिंदु? आगे हम देखने का प्रयास करेंगे यहां पर, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ध्यान रखना भैया कि ये जो सभ्यताओं का विकास होता है वो किसके तट पर होता है? नदियों के तट पर होता है। आज भी अगर आप भारत में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। वहां भी देखो आप, बिहार में भी देखो आप, पश्चिम बंगाल में भी देखो आप, ये आपके टॉप 5 में आने वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो भैया ध्यान रखना कि जहां जहां आपको क्या है सबसे ज्यादा क्या है नदी, और वो नदी ऐसी नदी जो है ना 12 माह बहती है, ऐसी नदी ध्यान रखना। तो सिंधु नदी के तट पर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ है? आपका जन्म हुआ है, या कह सकता हूं आगे सिंधु घाटी सभ्यता हमको देखने को मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। ध्यान रखना भैया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रहे इस बात का कि पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने का अर्थ यह है कि इस पर जो सबसे पहला उत्खनित जो स्थल है उसका नाम हड़प्पा है। ध्यान रहे इस बात का। जैसे घरों में आपने देखा होगा कि पति पत्नी एक दूसरे को अपना नाम लेकर संबोधित ना करते हुए जो बड़ा बेटा या बेटी होते हैं उसके नाम पर क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे पहले, तो भैया ध्यान रखना, सबसे पहले कौन? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्या है? इसे जाना गया है। होप आप समझे होंगे इस बात को। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मोस्ट एंड सुपर आईएमपी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे देखें हम, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, मतलब अर्बन भैया सिविलाइजेशन थी, या कह सकता हूं मैं आपका कौन सी थी भैया? ये नगरीय सभ्यता थी या फिर शहरी सभ्यता थी। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। चार्ल्स मेसन ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, 1826 में इसने जानकारी दी थी कि भैया एक विशाल और एक बहुत बड़ी सभ्यता यहां छुपी हुई है, जो क्या है? जिसका विस्तार 3 देशों में। इसकी जानकारी सबसे पहले हमको किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। लेकिन उसका उस समय उत्खनन नहीं हो पाया था और वो बात वहीं पर क्या हो गई? दब गई। आगे वो उभर के नहीं आ पाई। उसके बाद 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद में कौन भैया? देखो ध्यान से सुनना, आगे बताऊंगा मैं आपको। लगभग 100 साल बाद 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो अभी हमने बोला था भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, उसी विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी बच्चों 1921 में। देखो 1826 और 1921 में लगभग 100 साल का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो भैया अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो बता देना राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि आगे और कौन कौन से बिंदु दे रखे बच्चों। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका विस्तार वर्तमान समय में 3 देशों में है। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता थी उसका विस्तार भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, ये 3 देशों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे जो नगर या शहर विकसित हुए, मतलब उनका उत्खनन हुआ और पता चला, तो 3 देशों से कई किसी दूसरे चौथे देश में इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। मिलता है अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। अब देखना भैया, भारत में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य,
उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ये क्या है, वहां के प्रांत है। और अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सुरतोगोई करके इनमें हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, तो यहां हमको देखने को मिलता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बोलते हैं भैया, इसका विस्तार बताया गया है। क्या बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताने का यहाँ पर क्या है, प्रयास किया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यहाँ पर 4 आपको एरो दिख रहे हैं। ये एरो इस बात का घोतक है कि उत्तर, इसको हम उत्तर बोलेंगे, इसको हम पूर्व बोलेंगे, इसको हम दक्षिण बोलेंगे और इसको हम पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उत्तरी सीमा कहां पर बच्चों, मांडा। मांडा कहां आता है, जम्मू कश्मीर में आता है, लिखा है उत्तरी सीमा मांडा हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं भैया, ध्यान रखना, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर लिखा हुआ है, ये क्या है आपका आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है ये, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दाइमाबाद की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिणी सीमा। पश्चिम में सुत कांगे डोर जो है आपका बलूचिस्तान में है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर नदियों का भी पूछा जाता है। उत्तरी सीमा जो लगती है वो किससे लगती है बच्चों, चिनाब नदी। चिनाब नदी तक हमको देखने को मिलता है। दक्षिणी सीमा की अगर मैं बात करता हूं तो एक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। क्या नदी है बच्चों, प्रवरा। और प्रवरा को ही क्या कहा जाता है, गोदावरी। क्या कहा जाता है, प्रवरा को नहीं कहा जाता, माफ कीजिए गलती हो गई। गोदावरी जो है नदी है, उसकी सहायक नदी है प्रवरा। अगर प्रवरा ना पूछे तो गोदावरी याद रखिएगा। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो है बच्चों हिंडन, हिंडन नदी, जिस नदी के तट पर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला स्थित है। पश्चिमी सीमा सुतकांगेट और बलूचिस्तान, तो बच्चों यहां पर जो नदी का साक्ष्य हमको मिला है दास्क नदी। ठीक है, तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार है। जिस प्रकार से आप पढ़ते हो, ऊपर इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, इधर किबुथु है, इधर गुहार माता है। जैसे भारत का विस्तार पढ़ते हो वैसे ही मैंने आपको इसका विस्तार बताने का प्रयास किया है, कि आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। मोस्ट एंड सुपर एमपी, सिंधु सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा देखने को मिलता है, तो बच्चों कैसा देखने को मिलता है आपको, लगभग त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। अब यहां पर हम ये देखें, ये भारत का नक्शा अगर आप देख रहे हो तो, समझ पा रहे हो तो ठीक है। अब यहां हम देखते हैं भैया कहां कहां इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा हमको। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ना भैया, ये जम्मू कश्मीर से लेकर ऐसे, ठीक है ना, ये गलत हो गया अपना, फिर से एक बार देख लेंगे। ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये, और ये ऐसे करके ऐसे, इस प्रकार से लगभग जो था आपका कैसा आकार था इसका, त्रिभुजाकार था। देखो ध्यान सुनना, मैं ऐसा इस बचाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र जगह आलमगीरपुर में देखने, मतलब कुछ एक दो जगह है, बाकी आपका हरियाणा है, पंजाब है, इधर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, इस प्रकार से देखने को मिलता है, महाराष्ट्र है, इनमें देखने को मिलता है, ना कि मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। तो इसका आकार कैसा मिलेगा आपको, इसका आकार लगभग कैसा मिलेगा, त्रिभुजाकार मिलेगा। कैसा आकार मिलेगा इसका, त्रिभुजाकार इसका आकार मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम कट कर देंगे भैया। आगे अगर हम देखते हैं, यहां तक हम समझ चुके हैं इस बात को। अब देखें हम लोग यहां पर सामाजिक जीवन,
जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका सोशल स्टेटस क्या था, या समाज में कैसे जीवन यापन करते थे। तो बच्चों देखने को ये मिलता है सामाजिक जीवन में सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा महिलाओं की मूर्ति का देखने को मिला है। तो ऐसा माना गया है कि ये समाज कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, पुरुषों की मूर्ति बहुत कम देखने को मिली। और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक विद्वान वर्ग है, एक योद्धा वर्ग है, एक व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग है, और चौथा हो जाएगा आपका एक श्रमिक वर्ग है। ध्यान रखना, भोजन सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, सर्वाहारी थे, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी। वह शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ है ना फोटो एक लगा दिया गया है यहाँ पर। भैया ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मात्र सत्तात्मक समाज का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको समझने के बाद में। आगे हम अगर देखें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानकारी, तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, समाधान प्रणाली। तो समाधान प्रणाली की अगर मैं बात करता हूं, ये लिखा है समाधान प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। मनुष्य जो है मर जाने के बाद में भैया उसके साथ में क्या है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मनुष्य का जो अंतिम संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान मतलब बोले तो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, मतलब जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना ताकि पशु पक्षी उनके मांस को खा ले, तो हड्डियों को दफना देना, ये उनका क्या है भैया, आंशिक समाधान। दाह संस्कार भी था, मृतक को जलाने की परंपरा जो अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि मृतक जो इंसान क्या हो जाता है, इस दुनिया से परलोक सुधार जाता है, तो उसको क्या करते हैं, फिर जला दिया जाता है, उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है। ध्यान रहे इस बात का। चलो आगे हम बढ़ते हैं, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे हम यहां पर देखेंगे नगर नियोजन, क्या हो जाएगा, नगर नियोजन। जब सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की जा रही है नगर के बारे में कि एक नगरीय सभ्यता थी, तो भैया देखते हैं इनके बारे में क्या नगरीय विशेषताएं थी। सबसे पहले नगर नियोजन की विशेषता देखें तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। सुनियोजित का मतलब क्या होता है बच्चों की, पहले से प्लान किया गया होगा। जैसे अभी भारत के वर्तमान जो 2 शहर है, ध्यान रखना, सबसे पहले अगर हम बात कर ले चंडीगढ़ की, भारत का सबसे पहला शहर जो क्या है, सुनियोजित है। दूसरा हो जाएगा भैया भारत का गांधीनगर जो ग्रीन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और गुजरात की राजधानी है। ध्यान रखना ये भारत का दूसरा सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, इससे पता चलता है कि ये शहर है भैया और उस समय के बहुत बड़े शहरों में इनका नाम था। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ यहाँ पर। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क की ओर ना खुलते हुए पीछे की ओर खुलते थे। इसमें एक अपवाद है भैया, लोथल, ठीक है ना, लोथल है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। भाई साहब ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि जब 10 मीटर अगर सड़क की चौड़ाई अगर बताई गई है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये उस समय का सबसे बड़ा शहर रहा होगा। आज अपन इंदौर जाते हैं तो इंदौर में हम मध्य प्रदेश के इंदौर में देखते हैं कि वहां पर बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो भाई चौड़ी सड़कें क्यों रखी गई है कि बहुत सारे लोग आना जाना वहां से कर सके। अगर सकरी सड़क होती तो वहां पर कम व्यक्ति आना जाना करते होंगे। इसीलिए मोहनजोदड़ो को पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताया है। पहला उत्खनन स्थल भले हड़प्पा हो सकता है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वह सबसे बड़ा शहर बताया गया है, क्योंकि वहां पर 10 मीटर चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहां, एक मिनट, यहां पर हम देखते हैं भैया नगर नियोजन में सामान्यतः मकानों में 4 कमरे, सॉरी क्या लिखा, 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। भैया ध्यान रखना ये भी क्या है, नगर नियोजन की व्यवस्था है। आज भी आपने देखा होगा कि नगरों में ये सब सुविधाएं क्या होती है, मिल जाती है। सामान्यतः लगभग क्या हो जाते हैं, 4-5 कमरे मिल जाएंगे। मकान में आंगन मिल जाएगा, हालांकि अब तो आंगन खत्म हो चुका है बड़े शहरों में, लेकिन आंगन की बात यहाँ की गई है। रसोई घर जिसको हम किचन बोलते हैं भैया, और हो जाता है स्नानागार जिसको हम बाथरूम बोलते हैं, कुएं, तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी हमको देखने को
मिलते हैं। ढकी हुई नालियां भी मिली है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि भैया उस समय के जो मनुष्य थे वो साफ सफाई या स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे, नालियों को है ना ढक कर रखते थे, ध्यान रहे इस बात का। आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जहां से प्रश्न बिल्कुल बहुत अधिक बनते भैया। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा नगर की। इसकी खुदाई किसके ने की थी? दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल की निगरानी में 1921 में की थी। और पाकिस्तान की जो रावी नदी है भैया, पाकिस्तान में जो रावी नदी है वर्तमान में पाकिस्तान में जिसको बोलते भैया, ये हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान में उस समय भारत में हुआ करता था। और यहाँ की निम्नलिखित वस्तुएं हमको मिली है। सबसे इंपोर्टेंट भैया क्या है? श्रमिक आवास। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं श्रमिक आवास के साक्ष्य हमको कहां से मिले? हड़प्पा से। अन्नागार, अन्नागार, विशाल अन्नागार भैया, भविष्य के लिए अनाज को क्या करना? इकट्ठा करके रखना, तो ऐसा विशाल अन्नागार मिला है। लकड़ी का ताबूत हमको देखने को वहां पर मिला है। और RH-37 कब्रिस्तान देखने को मिला है। और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह ये ऐसा इस प्रकार से जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, ये स्वास्तिक चिन्ह हमको कहां से देखने को मिला है? हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिला है, ध्यान रहे इस बात का। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहां से। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला जो शहर आता है वो है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा बच्चों? मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में। इस शहर का क्या कह सकता हूं उत्खनन कार्य किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। और कब किया था? 1922 में किया था। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहते हैं। क्योंकि यहां से हमको भाई साहब बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं, जैसे कटा हुआ सिर मिले हैं, ठीक है ना, कटे हुए हाथ मिले हैं, कटे हुए पैर मिले हुए हैं, और एक नहीं कई मात्रा में। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कई लोगों की जाने गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर एक विशाल युद्ध हुआ होगा और एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया होगा। और जो है यहाँ पर उनके जो हड्डियों के साक्ष्य हमको मिलते हैं एक जगह से कई सारे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला कहा जाता है, या फिर मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहां पर मिला है भैया पुरोहित आवास। ध्यान रखना, पुरोहित आवास कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार भी यहां से मिला हुआ है। विशाल स्नान गृह, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है भैया। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल यहां से मिला है। घर में कुएं भैया, ध्यान रखना हर घर में कुएं, जैसे हर घर में आज की तारीख में ट्यूबवेल वगैरह होती है, वैसे ही क्या घर में कुएं हुआ करते थे। आदि शिव की मूर्ति मिली है भैया, जो नटराज भगवान शिव का रूप है, ठीक है, पशुपतिनाथ, वो यहाँ पर मिली है हमको। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। सबसे चौड़ी सड़कें अभी मैंने बता दिया था, 10 मीटर चौड़ी सड़कें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में और आगे बढ़ते हैं, तो अगला आता है चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो के बाद में आएगा चनहुदड़ो। इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार ने की थी। और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ये एकमात्र शहर है भैया जो क्या हो जाएगा? दुर्ग रहित है। ध्यान रखना, दुर्ग रहित एकमात्र शहर कौन सा? आपका चनहुदड़ो हो जाएगा। यह औद्योगिक शहर है। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं हमको मिली है। जो वस्तुएं हमको मिली है वो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले मानव के भैया क्या हो जाएंगे? मानव के नहीं कह सकता, महिलाओं के, खास करके महिलाओं के जो है ना सौंदर्यता के, या कह सकता हूं मतलब उनको तैयार होने के लिए जो जो वस्तुएं लगती है उसके साक्ष्य यहां से देखने को मिलते हैं। जैसे लिपस्टिक, ठीक है, शीशा, कंगा, ये सब कहां से मिल गए भैया? आपको यहीं से मिले। जैसे शीशा लिखा हुआ है, मनके और गुड़िया, मटके जिसको बोलते हैं, और गुड़िया के साक्ष्य यहां से मिले। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, मतलब ये कह सकता हूं कि भैया ध्यान रखना, भागती हुई बिल्ली का पीछा कौन कर रहा था? कुत्ते। इसके पैरों के निशान सिंधु घाटी सभ्यता में चनहुदड़ो से मिले हैं। ये आपसे प्रश्न ये बन सकते हैं। ध्यान रखना, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेच चलाया जा रहा। अभी आरपीएफ एसआई की जो भर्ती है, और अभी जो है आपका अगस्त में उसका नोटिफिकेशन पहले से ही एसएससी की साइट पर, एसएसजीडी की साइट पर डला हुआ भी है कैलेंडर में कि एसएससी जीडी फिर से आने वाली है। तो उसके लिए भी सभी एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम के लिए इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पढ़ा रहा हूं वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
आगे अगर हम बात करें तो यहां हम पहुंच गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल आता है आपका कौन सा बच्चों, रोपड़। कौन सा आता है, रोपड़। तो भैया ध्यान रखना इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और ये कहां पर है भैया, वर्तमान में सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। ध्यान रहे इस बात का। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमको यहां से प्रमाणित होते हैं। हालांकि ये जो है हमको कश्मीर के बुर्जोम लिखा भी है नीचे, नवपाषाण काल में ऐसे ही सौ बुर्जोहम में मिला था, जो कहां पर है आपका, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हमको मिला था। तो रोपड़ से मानव के साथ में दफनाने के साक्ष्य क्या हो जाएंगे आपको, जो है कुत्ते को मानव के साथ में दफनाने के साक्ष्य। इसीलिए कहा गया था कि कुत्ता जो था भैया मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पशु था। ठीक है ना। कुत्ता जो है एक तो कम खाता है और ज्यादा वफादारी करता है। इंसान से ज्यादा वफादारी कौन करता है, कुत्ता करता है, जानवर करता है। ध्यान रखना इस बात का। और रोपड़ जो है एक बात बता दूं, पंजाब में स्थित है। ध्यान रखना पंजाब में स्थित है। एक किसी को पंजा पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, रो पड़ता है। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ध्यान रखना। और आगे बढ़े हम इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में अगर हम देखते हैं तो भैया अगला नाम निकल के आता है बच्चों क्या, कालीबंगन। क्या निकल के आता है, अगला नाम कालीबंगन नाम निकल के आता है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने वर्तमान में कहां पर, ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना कालीबंगा का अर्थ होता है बच्चों काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी इसका अर्थ है, ये प्रश्न पूछा जाता है भैया। ध्यान रखना यहां से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई। सबसे पहले तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं, कालीबंगन राजस्थान से मिलते हैं। मोस्ट एंड सुपर आईएमपी भैया अलंकृत ईट। अलंकृत ईट मतलब भैया ईट बनाने के ऊपर उसके ऊपर नाम लिख दिया जाता है इस प्रकार से। उसके बाद में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, हवन कुंड के साक्ष्य भी हमको कहां से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। और चूड़ी के साक्ष्य हमको मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, कालीबंगन राजस्थान से। डायरेक्ट याद कर लेना बच्चों आपको। अगले हम स्लाइड में देखना चाहेंगे। अगली स्लाइड में क्या है भैया, धोलावीरा। इसकी खुदाई किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और यहां से हमको क्या मिला है, एक विशाल स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। कहां से, धोलावीरा से मिला है। कहां से मिला है बच्चों, धोलावीरा से मिला हुआ है। आगे हम देखेंगे इसमें। अब बच्चों यहां पर क्या दे रखे हैं प्रमुख स्थलों में, और भी एक और नाम दे रखा है सुरकोटदा। यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि भैया वर्तमान में सुरकोटदा कहां पर है, तो घोड़ी आपका गुजरात में हो जाएगा। और यहां से घोड़े की हड्डियों के क्या मिले हैं हमको, साक्ष्य मिले। ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा सारे पशुओं के हमको साक्ष्य मिल जाएंगे, लेकिन हमको शेर के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना शेर के बारे में हमको कहीं पर भी पता नहीं लगा है। चलिए आगे हम देखते हैं। लोथल सबसे इंपॉर्टेंट जो भैया क्या हो जाएगा आपका, लोथल। लोथल शहर का उत्खनन कार्य एस.आर. राव ने किया था। और मोस्ट एमपी भैया गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कौन भैया आपका, लोथल। ध्यान रखना यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। सबसे पहले तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक बंदरगाह मिला है। ध्यान रखना लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह में से एक था। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। मैंने आपको बुलाया प्राय घर के जो दरवाजे थे वो मुख्य द्वार पर ना खुलते हुए कहां पर, पीछे की ओर खुलते थे। अपवाद लोथल था, तो वो आपके सामने आ चुका है। लोथल से युगल समाधान मिले हैं भैया। युगल समाधान का मतलब ये हो जाएगा कि पति पत्नी को साथ में है ना दफनाने के साक्ष्य हमको युगल समाधान, जोड़े से क्या है आपका दफनाया गया है, मरने के बाद में भी साथ नहीं छोड़ रहे। ठीक है। छोटा दिशा मापक यंत्र भी हमको कहां से मिला हुआ बच्चों, आपका लोथल से मिला है। धान बाजरे, ये धान के साक्ष्य हमको लोथल से मिले हुए हैं। ठीक है ना। तांबे का कुत्ता कहां से मिला है आपको, लोथल से मिला है। ठीक है। और धान की भूसी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे शराब बनाई जाती है। ठीक है। चलो ये आप कर लेंगे कंप्लीट। आगे बढ़ते अगले ओर। अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला कि मेलुआ किसका प्राचीन नाम था। तो भैया सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेलुआ था। क्या था, सिंधु क्षेत्र जो है उसका प्राचीन नाम मेलुहा था। जिसे मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया सभ्यता को क्या कहा जाता था, सुमेरियन की सभ्यता। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरुपिया कहा गया है। ऋग्वेद में आगे चलकर इसको क्या कहा गया भैया, हरुपिया कहा गया। ये भी आप कर लेना याद। ठीक है।
सिंधु सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता, सेंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मैं बता चुका हूं आपको, ये भी आप कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी मतलब उसमें हमने देखा है कि भैया चित्र बने हुआ करते थे। कई जगह मछली की आकृति बनी हुई है, कई जगह आपको है ना कुबड़ वाले सांड जो है मुहरों पर ज्यादातर देखने को मिलता है, वो भी मिला है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है आपका दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। सेंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा है, जिसका अर्थ है सेंधववासियों की उपज। प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्कुल याद करना है। जो सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे, भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे भैया, मापतोल से परिचित थे। और 16 के है ना 16, 32, 64 इस मानदंड में क्या था इनका, इनकी इकाई या फिर हाँ इनका मानदंड हुआ करता था। आगे हम बात करते हैं इसमें, आगे और भी हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था बच्चों, व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है, कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन। ये सीबीआई आपको याद कर लेना है। आयरन जो है भैया कहाँ आएगा, लोहा, वैदिक सभ्यता में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। आज भी आप घरों में देख रहे होंगे लाल कलर के जो मटके ठंडे पानी के होते हैं, उस प्रकार से। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पे बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, शेर के चित्र नहीं मिले। सबसे ज्यादा किसका मिला भैया, कुबड़ वाला सांड। ध्यान रखना, कुबड़ वाला जो सांड है, ठीक है ना, वो जो है आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा सबसे ज्यादा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का उपयोग हुआ है, मुख्य रूप से किया गया है। मैं बोल चुका हूं आपको, सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। मुहरें किस प्रकार की हुआ करती थी, बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, ठीक है, इस प्रकार की होती थी। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ी सड़कें कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ध्यान रहे, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। राखलदास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। तो बिल्कुल आपको ये याद कर लेना बच्चों। आगे हम बात करते हैं इसकी, चलिए अब भैया ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट जो आपके बिंदु थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अब मैं आपको क्या है इनके ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, अगली क्लास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो कि एग्जाम में आपको 101% जो देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न मैंने चयनित करे हैं अपने पीपीटी में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक करना, आपको हमारी सीरीज पूरी अच्छी लगती है तो आपको जरूर लाइक करना है। और आप अपने चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के समय में हमारे वीडियो ना देखते हुए अपने नोट्स से काम हो सकता है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच।